बहुत साल पहले की बात है। एक शांत गांव में कलम शेख नाम के किसान रहते थे। पहली पत्नी रहीमा बीबी की मौत के बाद उनकी दो बेटियां मरियम और जैनब बचपन में ही मां के प्यार से महरूम हो गई थीं। घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए कलम शेख ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन नई मां अस्मा बीबी बहुत ही बेरहम और गुस्से वाली थी। जब भी कलम शेख काम के सिलसिले में घर से बाहर जाते, अस्मा बीबी दोनों बहनों पर बहुत जुल्म करती थी। आज कुछ दिनों बाद कलम शेख घर लौट रहे हैं और अस्मा बीबी ने लड़कियों को बुलाकर बुरी तरह डांटा। आए लड़कियों, इधर आओ, आज तुम्हारा बाप घर आ रहा है। खबरदार, अगर मैंने देखा कि उनके आने से पहले आंगन साफ नहीं हुआ है या खाना बनाने के लिए लकड़ियां नहीं काटी गई हैं, तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। तुम्हें तो पता ही है मेरा मिजाज बिगड़ा तो मैं किसी को नहीं छोड़ती। ठीक है माँ, हम अभी सब ठीक कर देते हैं, हमसे नाराज मत होइए। लेकिन माँ, हमें बहुत भूख लगी है। कल दोपहर से पेट में एक दाना भी नहीं गया है। क्या आज हमें थोड़ा सा खाना मिलेगा? काम में चोरी करोगी तो पेट में कुछ नहीं जाएगा। पहले सारा काम खत्म करो, शाम को देखेंगे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारे बाप के आने पर तुमने उनसे कोई शिकायत की तो मैं तुम्हें इस गांव से ही निकलवा दूंगी। याद रखना, तुम्हारा इस घर में रहना मेरी दया पर है। ठीक उसी वक्त बाहर बैलगाड़ी की आवाज सुनाई दी। कलम शेख घर आ गए हैं। अस्मा बीबी ने तुरंत अपने चेहरे के हाव भाव बदले और मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ भागी। कैसी हो बेगम? घर तो बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। मेरी प्यारी बेटियां कहाँ हैं? मरियम, जैनब, कहाँ हो तुम दोनों? हाजी, आप तो आते ही लड़कियों की बातें करने लगे। एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। इस घर में अकेले काम कर करके मेरा शरीर टूट गया है। और आपकी बेटियां तो जैसे रानी साहिबा है, वो सारा दिन यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं और मैं घर का सारा काम अकेली करती हूँ। मेरे नसीब में क्या कभी सुकून नहीं है? अरे नहीं नहीं, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? इतने दिनों बाद घर आया हूँ तो उन्हें देखने का मन किया, इसीलिए बुलाया। क्या वो घर पर नहीं है? घर पर क्यों रहेंगी? बड़ी वाली के तो जैसे पंख निकल आए हैं। ऐसी जबान चलाती है कि सुनकर आपका कान लाल हो जाए। मोहल्ले के सब लोगों से झगड़ा करती फिरती है और छोटी भी बिल्कुल उसके जैसी है। दोनों ने मिलकर मेरी नाक में दम कर रखा है। मैं कुछ बोलती हूँ तो कहती हैं कि मैं सौतेली माँ हूँ, इसलिए उन पर जुल्म कर रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? क्या मेरी बेटियां सच में इतनी बिगड़ गई हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या मैंने उन्हें गलत सीख दी है? गलत सीख आपने थोड़ी ना दी है। आपके बिना वो अकेली रही हैं, तो उनके दिमाग में सारी बुरी बातें भर गई हैं। अब तो सुन रही हूँ कि वो गांव के बाजार में जाकर लोगों का सामान भी चुरा रही हैं। अगर एक बार चोरी का इल्जाम लग गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मैं कितनी मुश्किल से उन्हें संभाल रही हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। चोरी? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कलम शेख की बेटियां चोर बनेंगी? नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्मा, तुम उन्हें ढंग से डांटती क्यों नहीं? मैं कुछ बोलती हूँ तो गांव वाले मेरी ही बुराई करते हैं। कहते हैं कि सौतेली माँ होकर लड़कियों को मार रही है। मेरे तो हाथ बंधे हैं जी। अब जो करना है आप ही कीजिए, वरना एक दिन हमें शर्म से खुदकुशी करनी पड़ेगी। बस अब और कुछ मत कहो। आज उन्हें आने दो। मैं इसका फैसला करके ही रहूंगा। मैंने उन्हें बहुत लाड प्यार देकर बिगाड़ दिया है। गांव के आखिरी छोर पर एक खेत में मरियम और जैनब उस वक्त घास काट रही थीं। बड़ी बहन मरियम अपनी छोटी बहन को दिलासा दे रही थी। जैनब, देखो आसमान काला हो रहा है, चलो घर चलते हैं। अब्बू अब तक घर पहुंच गए होंगे। देखना, आज वो हमारे लिए शहर से कोई अच्छी चीज लाएंगे। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या माँ ने अब्बू से हमारी बुराई की होगी? क्या अब्बू भी हमसे गुस्सा होंगे? नहीं रे पगली, माँ भले ही कड़वी बातें बोलती हैं, लेकिन अब्बू तो हमारे अपने हैं। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। देखना, आज सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दीदी, मैंने सुना है कि माँ के बिना इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। माँ के चले जाने के बाद पापा भी बदल जाते हैं। तू अभी छोटी है, इसीलिए ऐसा सोच रही है। चलो, अब्बू के पास जाते ही सारा डर निकल जाएगा। मरियम ने जैनब को हिम्मत तो दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी बहुत परेशान थी। जब वो घर पहुंची तो देखा कि कलम शेख आंगन में गुस्से में बैठे हैं। उन्हें देखते ही वो चिल्लाने लगे। कहाँ थी तुम दोनों इतनी देर से? मैं घर आया हूँ और तुम बाहर घूम रही हो। क्या तुम दोनों में कोई तमीज नहीं है? तुम्हारे बारे में जो कुछ मैंने सुना है उससे मुझे शर्म आ रही है।
अब्बू जान, हम बाहर खेलने नहीं गए थे। माँ ने हमें घास काटने के लिए कहा था, इसलिए हम दूर गए थे। झूठ मत बोलो, तुम्हारी माँ कह रही थी कि सारा काम वो खुद करती है और तुम दोनों कहना नहीं मानती और बाहर घूमती रहती हो। तुम्हारी ये मनमानी और चोरी करने की आदत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखा आपने, मेरे सामने ही कैसे झूठ बोल रही हैं। यही इनका असली चेहरा है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमने तो वही किया जो आपने कहा था। अब्बू जान, यकीन कीजिए हमने कुछ गलत नहीं किया। चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। आज रात तुम घर के अंदर नहीं आओगी, बाहर बरामदे में रहोगी और कल सुबह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर बाहर जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी छोटी खला के घर छोड़ आऊंगा, वहीं रहना तुम दोनों। ठीक है अब्बू जान, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। उस रात दोनों बहनें मौसी के घर जाने की खुशी में और पापा का गुस्सा ठंडा होने की उम्मीद में सुकून से सो गईं। लेकिन सौतेली माँ अस्मा बीबी की आंखों में नींद नहीं थी। वो सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रहीं और मन ही मन कोई चाल चलती रहीं। मुझे लग रहा है उन्हें मुझ पर शक हो गया है। क्या वो सच में लड़कियों को उनकी मौसी के घर छोड़ कर आएंगे या सिर्फ मेरा बिल रखने के लिए नाटक कर रहे हैं? सुबह होने से पहले मुझे कोई पक्की तरकीब निकालनी ही होगी। वो दोनों मुसीबत इस घर में वापस नहीं आनी चाहिए। सारी रात परेशान रहने की वजह से सुबह के वक्त अस्मा बीबी की आंख लग गई। वो इतनी गहरी नींद में सो गई कि उसे पता ही नहीं चला कब सुबह हुई और कब कलाम शेख ने बेटियों के साथ निकलने की तैयारी कर ली। इधर सूरज निकलने से पहले ही मरियम और जैनब तैयार होकर अपने पापा के पास आ गई। अब्बू जान, हम दोनों तैयार हैं। मौसी के घर जाने के लिए हमसे अब इंतजार नहीं हो रहा। क्या हम माँ को जगाकर बता दें कि हम जा रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी माँ अभी गहरी नींद में है, उसे जगाना ठीक नहीं होगा। उसकी तबीयत खराब हो सकती है। सुनो, मैं शहर से तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े लाया हूँ, उन्हें भी साथ ले लो। मौसी के घर कुछ दिन रहोगी तो काम आएंगे। ठीक है अब्बू जान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। सच में अब्बू, आप कितने अच्छे हैं। चलिए, देरी हो गई तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। आप भी तो हमारे साथ रहेंगे ना? हाँ रे बेटी, मैं भी रहूंगा। चलो अब बहुत बातें हो गई, अब निकलते हैं। ये कहकर कलम शेख अपनी दोनों बेटियों को लेकर गांव के रास्ते पर चलने लगे। लड़कियों के मन में खुशी थी, लेकिन पापा के मन में क्या चल रहा है ये सिर्फ वही जानते थे। चलते चलते वो गांव के घरों से बहुत दूर निकल आए और एक घने जंगल के रास्ते पर आ खड़े हुए। चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे, किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। मरियम ने घबराकर पापा से पूछा, अब्बू जान, हम किस तरफ जा रहे हैं? इधर तो मौसी का घर नहीं होना चाहिए। हम तो घर से बहुत दूर इस घने जंगल में आ गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है अब्बू। सच में हम जा कहाँ रहे हैं? अरे भोली बेटी, जब तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है तो डर किस बात का। मैं रास्ता जानता हूँ, लेकिन मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ। तुम एक काम करो, वो देखो सामने जंगली बेर की कितनी बड़ी झाड़ियां हैं। मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तुम दोनों मेरे लिए उन झाड़ियों से बेर चुन कर लाओ। जब तक मैं खुद तुम्हारा नाम लेकर ना बुलाऊं, तुम बेर चुनती रहना, ठीक है? लेकिन अब्बू जान, दिन ढल रहा है और शाम होने वाली है। अगर हम यहाँ और थोड़ी देर रुके तो रात हो जाएगी। हम इस जंगल में रास्ता भटक जाएंगे अब्बू। मैं हूं ना, तुम्हें कोई डर नहीं है। जो कहा वही करो। पापा का कहना मानकर दोनों बहनें बेर चुनने के लिए झाड़ियों की तरफ बढ़ गईं। जैनब को कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन पापा पर भरोसा करके वो चुप रहीं। जैसे ही लड़कियां नजरों से दूर हुईं, कलम शेख ने अपनी लाठी मजबूती से जमीन में गाड़ दी और अपना साफा यानी हेड स्कार्फ खोलकर उस लाठी पर पहना दिया। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई खड़ा है। फिर वो इधर उधर देखने लगे। अचानक उन्हें पेड़ की डाल पर एक बड़ा बंदर दिखाई दिया। वाह, बहुत बढ़िया मौका है। इस बंदर का इस्तेमाल करना होगा। बंदर को केला बहुत पसंद है, वही देकर काम बन जाएगा। कलम शेख ने अपने झोले से कुछ केले निकाले और लट्ठी पर रखे हुए साफे के नीचे रख दिए और बंदर को इशारा किया। बंदर लालच में नीचे आ गया और साफा पहनी हुई लट्ठी के पास बैठकर केले खाने लगा। कलम शेख दबे पांव घर के रास्ते की तरफ उल्टे पैर भाग निकले। उधर बंदर केला खा रहा था और बीच बीच में अजीब आवाजें निकाल रहा था, जो दूर से इंसान की आवाज जैसी लग रही थी। चुनते रहो बेटियों, बाघ खड़ा है। चुनते रहो बेटियों, बाघ खड़ा है। सुनो जैनब, अब्बू जान की आवाज सुनाई दे रही है।
वो हमें और बेर चुनने के लिए कह रहे हैं। जब वो वहाँ खड़े ही हैं, तो चलो हम थोड़े और बेर चुन लेते हैं। दोनों बहनें बहुत देर तक बेर चुनती रहीं। उधर बंदर ने सारे केले खा लिए। जैसे ही आखिरी केले का छिलका उसके हाथ से गिरा, बंदर चुप हो गया और वहाँ से चला गया। अब ज़ैनब ने ध्यान दिया कि अब्बू की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है। अब्बू जान की आवाज अब सुनाई नहीं दे रही। लगता है वो हमें वापस बुलाना चाहते हैं। चलो अब अब्बू के पास चलते हैं, बहुत देरी हो गई है। हाँ दीदी चलो, अब तो रात हो रही है। झिंझड़ बोल रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। दोनों बहनें अपना पल्लू बेरों से भरकर उस पेड़ के पास भागी भागी आईं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि पापा की लाठी पर सिर्फ साफा लटक रहा है और पास में एक बंदर बैठा है। उनके पापा वहां नहीं थे। बंदर को देखकर वो समझ गई कि इतनी देर से यही जानवर आवाज निकाल रहा था। मरियम दीदी, तुम ठीक कह रही थी। हमारे अब्बू जान हमें मौसी के घर ले जाने के बहाने इस घने जंगल में छोड़ने आए थे। वो हमें छोड़कर चले गए दीदी। अब हम इस जंगल में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ज़ैनब, मुझे पहले ही शक था, लेकिन अब रोने से कोई फायदा नहीं। रोने से हम इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब हमें खुद ही एक दूसरे को बचाना होगा। चलो रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। कोई राजकुमार घोड़े पर बैठकर हमें बचाने नहीं आएगा। हमें खुद ही रास्ता निकालना होगा। दोनों बहनें अंधेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगीं। चलते चलते वो जंगल के अंदर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने आ खड़ी हुई। झोपड़ी देखकर वो हैरान रह गई। अरे देखो ज़ैनब, यहाँ एक मिट्टी का चूल्हा भी है। लगता है यहाँ कोई रहता है या पहले रहता था। चलो अंदर चलकर देखते हैं। नहीं दीदी, ऐसे अनजान घर में जाना ठीक नहीं है। अगर अंदर कोई खतरा हुआ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन ज़ैनब, तू ही बता, क्या हम इस खुले जंगल में शेर चीतों के बीच रात बिताएंगे? उससे तो ये घर ज्यादा सुरक्षित है। चलो ना हिम्मत करके अंदर देखते हैं। शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए कोई छत का इंतजाम किया हो। अगर रहने की जगह नहीं मिली तो बाहर के जंगली जानवर हमें मार डालेंगे। तुम ठीक कह रही हो दीदी, डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन थोड़ा खतरा तो उठाना ही पड़ेगा, वरना हम सारी रात इस अंधेरे जंगल में भटकते रहेंगे। चलो दीदी, हिम्मत करके देख ही लेते हैं, शायद अंदर हमें ठिकाना मिल जाए। ये कहकर दोनों बहनों ने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी के अंदर चली गईं। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि घर बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है, लेकिन एक कोने में कुछ घास फूस बिछी हुई थी। ये देखकर उन्होंने चैन की सांस ली। उस रात वो उसी झोपड़ी में एक दूसरे को पकड़कर सो गईं। इसी तरह वक्त गुजरता गया। दोनों बहनें जंगल से फल चुन के लाती थीं, उन्हें बाजार में बेचती थीं और जो पैसा मिलता था उससे अपनी जरूरत का सामान खरीदती थीं। रात होते ही वो अपनी झोपड़ी में वापस आ जाती थीं। उनका जीवन सादगी भरा था पर शांत था। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए। अब दोनों बहनें बड़ी हो गई थीं और वो इतनी सुंदर थीं कि जो भी उन्हें देखता ही रह जाता। एक दिन सुबह बाहर निकलते वक्त ज़ैनब मरियम से कह रही थी, दीदी, आज मैं जंगल में थोड़ा दूर जा रही हूँ ताकि कुछ ताज़ा फल ला सकूं, जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिल सके। लेकिन ज़ैनब, आज तो मुझे भी बाजार जाना था और लौटते वक्त घर का राशन भी लाना था। मैंने कल ही कुछ फल तोड़े थे, वो खराब हो जाएंगे। दीदी, मेरा तो तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब मैं घर आती हूँ और तुम मुझे नहीं मिलती तो मेरा दिल कांपने लगता है, बहुत डर लगता है। मैं चारों तरफ तुम्हें ढूंढने लगती हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती कि अगर एक दिन मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं अकेले कैसे जीऊंगी। अरे पगली, ऐसा क्यों सोचती है? मेरा भी तो तेरे सिवा कोई नहीं है। मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगी भला? और अगर कभी दूर जाना भी पड़ा तो तुझे बताकर जाऊंगी, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं तेरे लिए कुछ निशान छोड़ जाऊंगी, ऐसे निशान जो तुझे मेरे पास पहुंचा देंगे। खैर, ये बातें बाद में करेंगे, ठीक है? अब तू कल के लिए फल तोड़ कर लिया। ये कहकर ज़ैनब टोकरी लेकर जंगल की तरफ निकल गई। वो दोनों बहनें इतनी सुंदर थीं कि जब भी बाहर निकलती थीं, एक चादर से अपना चेहरा ढक लेती थीं ताकि कोई उन्हें बुरी नजर से न देखे। उस दिन किस्मत का खेल देखिए,
उस राज्य के राजा यानी बादशाह जंगल में शिकार करने निकले थे। सुबह से शाम तक वो शिकार की तलाश में भटक रहे थे। अचानक उनकी नजर एक खरगोश पर पड़ी। वजीर साहब, सुबह से शिकार के पीछे घूम रहा हूँ, भूख के मारे जान निकल रही है। ये शिकार हाथ से नहीं निकलना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी हुजूर, निश्चिंत रहिए, मैं आज इस खरगोश का शिकार करके ही रहूंगा, आप बस देखते रहिए। वजीर ने तीर चलाना शुरू किया। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार एक तीर खरगोश को लग गया। वाह वजीर साहब वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आखिरकार शिकार मिल ही गया। अब जल्दी जाइए, इसे उठाकर लाइए और खाना बनाने का इंतजाम कीजिए, जितनी जल्दी हो सके। मैं यहीं इस पेड़ के नीचे आपका इंतजार कर रहा हूँ। जी हुजूर, जैसा आपका आदेश, मैं अभी खाने का इंतजाम करता हूँ। वजीर ने तुरंत खरगोश उठा लिया। फिर आग जलाने के लिए वो जंगल के अंदर जगह ढूंढने लगा। इस जंगल में आग कहाँ से मिलेगी? कहाँ पकाऊंगा मैं इस खरगोश को? ये तो नामुमकिन है। तभी वजीर ने देखा कि एक झोपड़ी के पास से धुआं निकल रहा है। पास जाकर देखा तो एक सुंदर लड़की वहां अकेली बैठी खाना पका रही है, मरियम। अरे, इतनी सुंदर लड़की और इस जंगल में, लगता है खाना पका रही है। चलो खरगोश भी यहीं पका लेता हूँ। लेकिन ये लड़की यहाँ अकेली क्या कर रही है? क्या ये यहीं रहती है? चलो इससे ही पूछता हूँ। आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? और मुझे ऐसे चुपचाप क्यों देख रहे थे? आगे मत बढ़िएगा, वरना मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, याद रखिएगा। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आया। असल में बात यह है कि मैंने एक खरगोश का शिकार किया है, तो उसे पकाने के लिए मुझे आग चाहिए थी, इसलिए यहाँ आ गया। अच्छा ठीक है, आप पका लीजिए और पकाकर जल्दी यहाँ से चले जाइए। मरियम इतनी सुंदर थी कि वजीर जब खरगोश चूल्हे पर चढ़ाने लगा तो उसका पूरा ध्यान उसकी सुंदरता में खो गया। वो इतना मगन हो गया कि खरगोश जलकर कोयला हो गया और उसे पता भी नहीं चला। हाँ, ये तो सब जल गया। आपका ध्यान कहाँ है? अब इस जले हुए खरगोश को उठाइए और यहाँ से जाइए। हाय, ये क्या हो गया? आज तो बादशाह सलामत मुझे मार ही डालेंगे। देखिए, जाइए यहाँ से। आपने जानबूझकर अपना खरगोश जलाया है ताकि मैं आपको कुछ खाने को दूं और यहाँ रहने को कहूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ से जाइए, वरना मैं अपनी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। उधर बादशाह खरगोश का इंतजार कर रहे थे। वजीर को खाली हाथ लौटते देख उन्होंने कहा, वजीर साहब, एक खरगोश पकाने में इतनी देरी क्यों हो गई? मुझे बहुत भूख लगी है। खरगोश कहाँ है? वजीर घुटनों के बल बैठ गया और कांपते हुए बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, ये जानबूझकर नहीं हुआ। जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर मैं सब कुछ भूल गया था। कौन इतनी सुंदर थी? किसकी बात कर रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ। और खरगोश कहाँ है? हुजूर, वो यहाँ एक झोपड़ी में रहती है। हुजूर, आप अगर उसे देख लेंगे तो खरगोश क्या, सब कुछ भूल जाएंगे। आइए मैं आपको उसी झोपड़ी में ले चलता हूँ। देखते ही समझ जाएंगे कि मैं दुनिया क्यों भूल गया था। ओह, ऐसा क्या? हमारी रानियां तो इस राज्य में सबसे सुंदर हैं और तुम कह रहे हो कि एक लड़की को देखकर तुम सब भूल गए? ठीक है, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो सुंदरता कितनी अनोखी है। इसके बाद बादशाह और वजीर दोनों उस झोपड़ी की तरफ निकल पड़े। वहां मरियम बैठी खाना बना रही थी। बादशाह की नजर जैसे ही मरियम पर पड़ी, वो एकदम दंग रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी थी। तब वजीर ने धीरे से बादशाह से पूछा, क्यों हुजूर, मैंने कहा था ना, ऐसी सुंदरता आपने कभी नहीं देखी होगी। तो बताइए, तीसरी रानी का इंतजाम किया जाए क्या? क्या कहते हैं? नहीं नहीं वजीर साहब,
होने वाली रानी को ऐसे लेकर जाना ठीक नहीं है। हम अपनी सुंदर रानी को पालकी में बिठाकर इज्जत से लेकर जाएंगे। अब चलो यहाँ से, कल हम अपनी रानी को लेने पालकी लेकर आएंगे। इसी तरह बादशाह और वजीर दोनों वहां से चुपचाप चले गए। मरियम को पता ही नहीं चला कि कोई उसे छुप कर देख रहा था। अगली सुबह दोनों बहनें आपस में बात करने लगी। तब मरियम ने ज़ैनब से कहा, सुनो तो, कल एक आदमी यहाँ खरगोश लेकर आया था। पागल का ध्यान इतना भटक गया कि पूरा खरगोश ही जल गया। बेचारा शायद वही जला हुआ खरगोश खाया होगा। दीदी तुम भी ना। अच्छा सुनो दीदी, मैं आज जंगल जा रही हूँ फल तोड़ने, शाम तक आ जाऊंगी। झोपड़ी का दरवाजा अच्छे से बंद रखना, ठीक है? कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। ये कहकर ज़ैनब वहां से चली गई। ज़ैनब के जाने के बाद मरियम घर में अकेली थी। अचानक उसे घोड़ों के पैरों की आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है ये देखने के लिए वो झोपड़ी से बाहर आई। सामने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गई। उसके दरवाजे पर राजशाही घोड़े रुके थे। तभी मरियम समझ गई उसकी किस्मत खुद चलकर उसके पास आई है। तभी वजीर ने उसके पास आकर कहा, मैं राजगढ़ के बादशाह असद खान का वजीर हूँ। हमारे बादशाह आपकी सुंदरता और स्वभाव पर फिदा हो गए हैं। वो आपको सम्मान के साथ अपनी जीवन संगिनी पत्नी बनाना चाहते हैं। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? मरियम ने जब ये सुना तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस लड़की को उसके बाप ने कचरा समझकर जंगल में फेंक दिया था, उसकी शादी बादशाह से होने जा रही है। ये सोचकर मरियम की आंखें भर आईं और उसने तुरंत हाँ कर दी। मुझे ये शादी मंजूर है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अंदर से अपनी पोटली लेकर आती हूँ। मरियम धीरे से झोपड़ी के अंदर गई। फिर उसने मुट्ठी भर सरसों, मस्टर्ड के बीज उठाए। बाहर निकलकर वो जिस रास्ते पर चल रही थी, वहां धीरे धीरे बीज गिराने लगी। इसके बाद मरियम खामोशी से वो झोपड़ी छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद ज़ैनब वहां पहुंची। झोपड़ी के अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके दिल में घबराहट बढ़ने लगी। वो चारों तरफ देखकर अपनी बहन को ढूंढने लगी। दीदी कहाँ चली गई? मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। दीदी अब कहाँ है? मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? इस तरह मरियम के जाने के बाद 2 दिन बीत गए। महल की चमक दमक में वो अपनी बहन को भूलने लगी और दूसरी तरफ 2 दिन तक ज़ैनब अपनी बहन का इंतजार करती रही। रात को जोर से बारिश हुई। लेकिन सुबह उठकर उसने देखा मिट्टी पर सरसों के नन्हे पौधों की एक लंबी कतार यानी लाइन बन गई है। वो देखकर वो समझ गई, मेरी बहन मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं गई, वो मेरे लिए निशान छोड़ गई है ताकि मैं इन फूलों के रास्ते से उस तक पहुँच सकूं। ये ऊपर वाला मुझे मेरी बहन से मिला दो। ये कहकर ज़ैनब उन फूलों के रास्ते पर चलने लगी। चलते चलते वो बहुत दूर निकल गई। आखिर में देखा कि ये रास्ता सीधा एक बहुत बड़े महल की तरफ जा रहा है। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही पहरेदारों ने उसे रोकना चाहा। तभी ऊपर बरामदे से मरियम ने अपनी बहन को देख लिया। वो दौड़कर नीचे आई और ज़ैनब को गले लगाकर रोने लगी। ज़ैनब, मुझे पता था तू मेरे छोड़े हुए निशान ढूंढते हुए जरूर आएगी। बहन मेरी, तेरे बिना मैं इस राजमहल में भी अकेली थी। बादशाह ने सारी बात सुनी और ज़ैनब को राजशाही सम्मान दिया। उसके दिमाग और हिम्मत को देखकर वजीर ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया। धूमधाम से उनकी शादी हो गई। जो 2 बहनें कभी जंगल में दुख झेलती थीं, आज वो रानी और वजीर की पत्नी थी। लेकिन दूसरी तरफ सौतेली माँ और कलम शेख को उनके बुरे कामों का फल मिला। बेटियों को जंगल में छोड़ने के बाद से उनकी जिंदगी में सिर्फ दुख और गरीबी आ गई। कारोबार खत्म हो गया और लोग भी उनसे दूर रहने लगे। आखिर में वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए। एक दिन उन्होंने सुना कि इस राज्य की रानी बहुत दयालु है, इसलिए फटे पुराने कपड़ों में वो राजमहल के सामने आए। उस वक्त मरियम और ज़ैनब गरीबों को दान दे रही थीं। अचानक भीड़ में खड़े 2 बुजुर्गों को देखकर मरियम रुक गई। उनके चेहरे बहुत जाने पहचाने लगे।
उसने ज़ैनब को इशारा करके कहा, जैनब, देख तो, उन्हें पहचानती है क्या? ज़ैनब पास गई और चौंक गई। ये तो उनके वही पापा और सौतेली माँ थे। ज़ैनब ने मरियम से कहा, दीदी, ये तो हमारे वही पापा और सौतेली माँ हैं जो हमें कचरा समझकर जंगल में फेंकाए थे। मरियम ने तब सिपाहियों से कहकर उन्हें अंदर बुलाया। कलम शेख और सौतेली माँ डर से कांप रहे थे। वो रानी को पहचान नहीं पाए। मरियम अपने तख्त से नीचे उतरी और बोली, हे मुसाफिर, क्या तुम अपने बीते हुए कल को पहचान रहे हो? जरा ध्यान से देखो, हम वही 2 लड़कियां हैं जिन्हें तुमने एक दिन जंगल में जंगली जानवरों के आगे छोड़ दिया था। कलाम शेख ने सर उठाकर देखा और शर्म से उसका सर झुक गया। सौतेली माँ डर के मारे जमीन पर बैठ गई। कलाम शेख रोते हुए बोला, बेटी, लालच में आकर और तेरी सौतेली माँ की बुरी बातों में आकर मैं अंधा हो गया था। अपने ही कलेजे के टुकड़ों को मौत के मुंह में ढकेल दिया था। आज मेरी ये भीख मांगने की हालत उसी की सजा है। मुझे माफ कर दे बेटी। सौतेली माँ रोते रोते उनके पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। मरियम और ज़ैनब ने एक दूसरे की तरफ देखा। बचपन से उन्होंने बहुत दुख सही थे, फिर भी उनका दिल बड़ा था और दया से भरा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मरियम ने धीरे से कहा, पापा, हम आपकी तरह जालिम नहीं हो सकते। अल्लाह ने ही आपको सजा दी है और उसी ने आज आपको हमारे पास वापस भेजा है। हमने आपको माफ किया, क्योंकि अगर आपने उस दिन हमें घर से ना निकाला होता तो शायद आज हमें ये राजमहल का सम्मान नहीं मिलता। शायद उस झोपड़ी में ही हमारी जिंदगी बीत जाती। इसके बाद मरियम और ज़ैनब ने अपने पापा और सौतेली माँ के रहने का अच्छा इंतजाम कर दिया। कलाम शेख और उनकी पत्नी बाकी जिंदगी अपनी गलती पर पछतावा करते हुए और बेटियों की खुशी के लिए दुआ मांगते हुए बिताने लगे। गांव के लोगों ने तब समझा, जिन्हें वो एक दिन बोझ समझते थे, वही आज राज्य की शान है। भगवान जिसे सम्मान देना चाहता है, उसे जंगल के कांटों से उठाकर राज सिंहासन पर बिठा देता है।